गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू के विभिन्न आयामों, बायोडाटा के विभिन्न आयामों की तैयारी की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर उसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो अब तक हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है वह है व्हाट एंड हाउज ऑफ इंटरव्यू, और व्हाट एंड हाउज ऑफ इंटरव्यू पर एक वीडियो लिंक जो कि मंडे के इंट्रोडक्टरी सेशन का था, वो वीडियो लिंक हमने डाला। और फिर मैं कहूँगा जो लोग मंडे के उस सेशन में नहीं मौजूद थे, जो लोग सैटरडे के सेशन में मौजूद थे, मंडे वाले वीडियो लिंक और उस सेशन को अनिवार्यतः देखें। फिर हमने बायोडाटा एनालिसिस का एक रफ स्केच देने की कोशिश की। पर्सनल बायोडाटा सेशन चलता रहेगा, बट दैट विल बी टाइम टेकिंग, उसमें समय लगेगा। पर्सनल बायोडाटा एनालिसिस में जो है थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। हमारी कोशिश होगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपकी बारी आ जाए। पर्सनल बायोडाटा सेशन के बाद हमारी आपके साथ जो चर्चा हुई, हमारा आपके साथ जो डिस्कशन हुआ, कल विस्तार से डिस्कशन हुआ सर्विस प्रेफरेंसेज को लेकर। और उसी सिलसिले में आज का हमारा डिस्कशन जो आपके साथ होने जा रहा है वो हॉबीज को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर। सबसे पहले हम देखें हॉबी का कॉलम जो होता है, इंटरेस्ट के कॉलम जो होते हैं आपके बायोडाटा में, वह हॉबी और इंटरेस्ट के कॉलम की अहमियत क्या होती है। और अगर उसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो दरअसल हॉबी और इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और कल भी मैंने चर्चा की थी, आज भी मैं इस चीज की चर्चा कर रहा हूं, इस चीज को दोहरा रहा हूं कि हॉबी इंटरेस्ट और सर्विस प्रेफरेंस, ये दो ऐसी चीजें हैं आपके बायोडाटा में जो कहीं ना कहीं आप चेंज करने की स्थिति में होते हो जब फॉर्म भर रहे होते हो। और अगर बायोडाटा के इन दो पहलुओं को आप चेंज करने की स्थिति में होते तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरे होशो हवास में आपने सोच समझकर हॉबी और सर्विस प्रेफरेंस के कॉलम को भरा है। और इसीलिए ये दो कॉलम ऐसा होता है जहां पर बोर्ड मेंबर के आपसे एक्सपेक्टेशन जो होते हैं हायर होते हैं। जहां बोर्ड मेंबर आपसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने पोजीशन को जस्टिफाई करने की स्थिति में हो, आप अपने पोजीशन को रैशनलाइज करने की स्थिति में हो। दूसरी चीज, इस बात को आप समझने की कोशिश करें, 24:7 किसी भी आदमी के लिए अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना संभव नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते हैं। कभी आप बहुत इंथुजियाज्म फील करेंगे, कभी आप बहुत इंथुजियास्टिक महसूस करेंगे, और कभी आप लो फील करेंगे। दैट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें अनकॉमन जैसा कुछ नहीं है।
वो हमारे साथ भी होता है, वो आपके साथ भी होता है। और अगर यह प्रक्रिया चलती रहती है, कभी हम लोग इतने कॉन्फिडेंट होते कि हमारा वह कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगता है, तो उस स्थिति में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्थिति पैदा हो जाए, जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता हुआ आवे। और इसलिए अगर आप देखें, कभी हम बहुत प्रेशर में होते हैं और कई बार प्रेशर फ्री होते। तो हॉबी या इंटरेस्ट जो है, उनकी अहमियत इस बात में है कि वो प्रेशर मैनेजमेंट में अहम रोल प्ले करते हुए आते। हॉबीज और इंटरेस्ट जो है प्रेशर को रिलीज करने में अहम भूमिका निभाते हुए आते। हॉबीज और इंटरेस्ट जो है, जब हम लो फील करते हैं, तो लो फील करने वाले माइंडसेट से हमें बाहर निकालने में हॉबीज और इंटरेस्ट जो है वह अहम और निर्णायक भूमिका निभाते। जब हम अपने भीतर इंथुजियाज्म की कमी महसूस करते, जब हम अपने भीतर एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो हॉबीज और इंटरेस्ट जो हैं वो ऐसी चीजें हैं जो हमें री एनर्जाइज करने का काम करती है, जो हमें हमारे भीतर नवीन उत्साह का संचार करती है, जो हमारे भीतर जो है वह नवीन ऊर्जा का संचार करती हुई आती। और इसीलिए बोर्ड की रुचि इस बात को जानने में है कि हम खाली समय में क्या करते, और इस बात को जानने में है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर हम अनकंप्रोमाइजिंग हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर हम जिसके लिए समय निकालते ही निकालते। अब एक चीज हॉबी और इंटरेस्ट से इतर हट करके मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक स्लिप होता है, स्लिप सोना, और दूसरा नैप होता है। स्लिप और नैप के फर्क को समझते हैं? स्लिप और नैप में क्या फर्क होता? कोई? सोने में और झपकी में क्या फर्क होता? और गुड। अगर मैं कहूं कि झपकी में ज्यादा आनंद है सोने की तुलना में, झपकी में, नैप में ज्यादा आनंद है सोने की तुलना में, और कहें तो सौभाग्य कई बार मिला है कि लाइब्रेरी में बैठे हुए, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए जब थोड़ी भी थकान होती थी, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट की जो झपकी लेते थे और उसके बाद जो आंखें खुलती थे तो ऐसा लगता था मानो घंटों आराम करके उठे, और घंटों आराम करके उठे हैं कि बाद वाला जो माइंडसेट होता था कि घंटों बैठ करके काम करने की ऊर्जा उस समय अपने अंदर महसूस होती थी। दैट्स द डिफरेंट बिटवीन स्लीप एंड नैप। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो हॉबी और इंटरेस्ट में फर्क यह है कि हॉबी डीपर इंटरेस्ट को इंडिकेट करता हुआ आता। हॉबी विशेष अभिरुचि का संकेत देती, और हॉबी के लिए तमाम व्यस्तताओं के बीच हम समय निकालते हैं, तमाम व्यस्तताओं के बीच हम खुशी खुशी समय निकालते, और उसके जरिए हम खुद को री एनर्जाइज करने की कोशिश करते। उसके जरिए हम अपनी चूक गई ऊर्जा को हम पुनर्हासिल करने की कोशिश करते। उसके जरिए हम
ऊर्ज्वस्वित महसूस करते। जबकि इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में देखें तो इंटरेस्ट में हम तमाम व्यस्तताओं के बीच कोशिश नहीं करते समय निकालने की, एडजस्ट करने की, बल्कि अगर हमें समय मिलता है, खाली समय मिलता, तो उस स्थिति में जो हमारे इंटरेस्ट के काम होते हैं हम उस इंटरेस्ट के काम को करते हुए दिखाई पड़ते। और यह हॉबी और इंटरेस्ट की चर्चा मैंने आपके साथ इसलिए की कि कल के डेट में बोर्ड के सामने यह सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कोई बोर्ड मेंबर आपसे पूछें ये आपकी हॉबी है या ये आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है कोई बोर्ड मेंबर आपसे पूछें कि अच्छा यह बतलाइए कि हॉबी और इंटरेस्ट का अंतर क्या है। या हो सकता है बोर्ड मेंबर किसी प्रश्न, आपके हॉबी या इंटरेस्ट से जुड़े हुए किसी प्रश्न के सिलसिले में अपनी इस टिप्पणी के साथ सामने आए कि ये तो आपकी हॉबी है और आपकी हॉबी में अगर आपका ये हालत है तो अदर जगहों पर क्या हालत होगी। तो वहां पर आप डिमोरलाइज महसूस करने की बजाय, वहां पर आप जो है दबाव में महसूस करने की बजाय विनम्रता पूर्वक यह रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में हो कि सर ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हॉबी नहीं। सर हमारा यह इंटरेस्ट है, ये हमारी हॉबी नहीं है। ठीक है, एस्केप करने के स्पेस जो है आपको हॉबी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एस्केप करने के स्पेस आपको इंटरेस्ट में मिलेंगे। लेकिन यह चीज ध्यान रखिएगा, ये आप खुद क्लियर हो उन चीजों को लेकर के, उन चीजों को लेकर के आपको खुद क्लियर होना होगा। तो मैंने अब तक आपके साथ चर्चा की हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। फिर मैंने आपके साथ चर्चा की कि हॉबी और इंटरेस्ट का आपके बायोडाटा में क्या सिग्निफिकेंस है, नंबर 2। नंबर 3, तीसरी बात कहूं तो कई लोगों को देखता हूं वो हॉबी या इंटरेस्ट के कॉलम को खाली छोड़ देते, और जब उनसे वहां से प्रश्न पूछे जाते कि आपकी कोई हॉबी नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, तो उनका जवाब होता है सर जिंदगी की भागम भाग में ये पता ही नहीं चला कि हमारी हॉबी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। दरअसल थोड़ा सा रुक करके समझे, कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी कोई हॉबी ना हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो। मतलब यह कि हर आदमी की कोई न कोई हॉबी होती है, हर आदमी का कोई न कोई इंटरेस्ट होता है। और अगर आपको इस शब्द से परहेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस शब्द को आप छोड़ दीजिए। कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको करना अच्छा लगता होगा, कुछ न कुछ ऐसा होता होगा जो आपको करना अच्छा लगता होगा, और जब आप वह काम करते होंगे तो आप अंदर से अच्छा महसूस करते होंगे, आप अंदर से कूल और काम महसूस करते होंगे। हॉबी या इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने का यह महत्वपूर्ण जरिया है। इस बात को समझने की कोशिश करें, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। वह कि हॉबी और इंटरेस्ट का कॉलम आपको परेशान करने के लिए नहीं है। हॉबी और इंटरेस्ट का कॉलम जो है वह आपको जानने के लिए है। हां, एक चीज जरूर है जहां पर गार्जियन की सोच यह हो कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ऐसी स्थिति में अपने इंटरेस्ट को नर्चर करना, ऐसी स्थिति में अपने हॉबी को परसू करना जो है वो बहुत मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए ये एक रियलिटी है, लेकिन जितनी बड़ी रियलिटी यह है, इस बात को समझने की कोशिश करें, उससे बड़ी रियलिटी यह है
कि अब आपकी उम्र जो है 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35 साल है। और अगर आपकी यह उम्र है तो आप मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल नहीं हैं। उस फेज से आप बाहर निकल चुके हैं। और अगर उस फेज में आप बने हुए हैं तो विश्वास करें आगे बड़ी परेशानी आपके सामने आने जा रही है। कंजुगल लाइफ में बड़ी परेशानी आने जा रही है। तो जो बातें मैं कहना चाहता वह यह, एक्सप्लोर करें, बचे नहीं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हॉबी के माध्यम से हम एक ऐसी दिशा में बोर्ड को ले जाना चाहते जहां पर हम कंफर्ट फील करते, जहां पर हम एनर्जाइज फील करते हैं, जहां पर हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक इंटरैक्ट कर सकते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जैसे अगर मुझसे पूछें तो जब आपकी तरह स्टूडेंट लाइफ में था, देखें हर आदमी के भीतर जो है ना एनर्जी होती है और कई बार एनर्जी जो है जमा होती चली जाती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे भीतर जमा होती है, जब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर होने का रास्ता नहीं मिलता तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें परेशान करने लगती है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी हमें परेशान करने लगती है तो कई बार हमें खुद नहीं पता चलता हम क्यों परेशान हैं। बस ये पता चलता है कि सहज नहीं महसूस कर रहे, कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, अनईज फील कर रहे हैं। और अगर मुझसे पूछें कि जब भी ऐसे समय आते थे तो दो में से एक काम मैं करता था। या तो लंबे वॉक पर निकल गया, अकेले निकल गया, किसी के साथ निकल गया। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर लंबे वॉक से जब लौटता था तो वो जो अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो चुकी होती थी। आराम से हाथ पैर धोया, खाना खाया और इतने थक चुके होते थे कि जाके सो गए। या फिर दूसरा तरीका होता था, जो आसपास में मित्र होते थे उनको बुला लिया, किचन में चला गया, आराम से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में खाना बनाया। बनाते बनाते थक जाता था, बैठ करके खाना खाया और सो गया। तो वो तमाम थकानों के बीच जब किचन में जाता हूं, जब खाना बनाता हूं और जब खाना बना करके खाता नहीं हूं, जब खाना बना करके खिलाता हूं, तो उस खिलाने में जो आनंद है, उस खिलाने में जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वह सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वह कहीं ना कहीं री एनर्जाइज करने का काम करता है और वह हमारी हॉबी के रूप में काम करता है। वह हमारी हॉबी के रूप में काम करता है। आज के डेट में अगर पूछें तो लगभग 80 दिनों के अंतराल पर 8 जून को मैं दिल्ली लौटा लॉकडाउन के बाद। और 8 जून से अब तक की यह स्थिति है कि 8 जून से अब तक मतलब शायद व्यस्ततम दौर से गुजर रहा हूं। और व्यस्ततम दौर से गुजरते हुए इस चीज को मैं एंजॉय कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है ऐसा करना, क्योंकि इतने लंबे अंतराल तक पढ़ाई लिखाई से कभी अलग नहीं था। तो अब जब दोबारा जुड़ा हूं तो कहीं ना कहीं थकता नहीं, वो री एनर्जाइज करने का काम करती। तो इसलिए हमने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम होंगे जो काम आप करते होंगे, जिस काम को करना आपको अच्छा लगता होगा, जिस काम को करने से आपके भीतर नवीन ऊर्जा का संचार होता होगा, स्फूर्ति का संचार होता होगा, उत्साह का संचार होता होगा। वही काम आप, उसी काम में आपकी रुचि है, वही आपकी हॉबी का हिस्सा है। इस चीज को ध्यान में रखें। अब अगर मैं देखूं एक पैटर्न
कल भी इंटरैक्टिव सेशन के दौरान मैंने महसूस किया, और ये चीजें सबसे ज्यादा एक बायोडाटा में हॉबी सेक्शन में दिखाई पड़ती हैं, सर्विसेज प्रेफरेंस के क्रम में ये चीजें दिखाई पड़ती हैं, और तीसरा कि एकेडमिक्स के बाद जो कुछ आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी एक्टिविटी है, उसको डालें या ना डालें को लेकर जो आपके मन में दुविधा होती है, उस दुविधा के जरिए यही चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई आती है। और अक्सर जो प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि हॉबी के रूप में क्या डालें, सर्विस प्रेफरेंस में क्या डालें, आप उस प्रश्न को अपने आप से ना पूछकर वह आप उस प्रश्न को अपने आसपास से पूछते, चाहे जिस गाइड से जुड़े हुए हों, जिस मार्गदर्शक से जुड़े हुए हों, पेरेंट्स से जुड़े हुए हों, दोस्तों से जुड़े हुए हों, आप वहां जाते हैं पूछने के लिए, जबकि उनकी भूमिका सीमित है इन तमाम संदर्भों में। और सीमित भूमिका इस संदर्भ में है कि वो आपको आपकी हॉबी, आपकी सर्विस प्रेफरेंस को एक्सप्लोर करने में वो आपकी मदद कर सकते, इससे अधिक उनकी भूमिका नहीं होती। और इसीलिए इस बात को समझे जाने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं यह संकेत करना चाहूंगा कि हर इंडिविजुअल, देखिए इस दुनिया में मैं उस व्यक्ति को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं जिस व्यक्ति का प्रोफेशन वही है जो उसकी हॉबी है या जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि अगर आपकी हॉबी, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रोफेशन है, तो उस स्थिति में उस प्रोफेशन को आप अपना बेस्ट देंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। और अगर आप अपना बेस्ट उस प्रोफेशन को देंगे तो ऐसी स्थिति में आप अपने कैरियर में एक लंबी दूरी तय करेंगे। इसलिए एक सजेशन मेरा होगा कि अगर आप टीचिंग हॉबी दे रहे तो, और आप टीचर हैं, आपने बीएड किया है, ऑलरेडी आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे समय में आपके लिए अपने आप को डिफेंड कर पाना मुश्किल होगा कि आप अपनी हॉबी वाले प्रोफेशन को छोड़कर आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो ऐसी स्थिति में आप अपनी हॉबी के साथ जस्टिफाई कैसे करेंगे। इस पहलू पर आपको रुक करके सोचने की आवश्यकता है, इस पहलू पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं कहूं, अगला प्रश्न मेरा है, व्हाट शुड बी योर हॉबी। आप में से कोई ऐसे हैं जिनकी हॉबी डायरी राइटिंग हो? आप में से कोई भी ऐसे हो जिनकी हॉबी डायरी राइटिंग हो कि नहीं? जो डायरी लिखते हैं? नेहा, अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, नेहा हैं, संतोष हैं, चलिए अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी? संतोष, आपका रिप्लाई मैंने देख लिया। नेहा, और इसी प्रश्न को अगर मैं बदल दूं तो डायरी लिखने की जरूरत किनको ज्यादा पड़ती? और देखिए कई सारे प्रश्न इमर्ज करते हैं। आप डायरी क्यों लिखते हैं? आप डायरी कब से लिखते हैं?
आप डायरी कब से लिखते हैं, ठीक है, आपने डायरी जो है कब से लिखनी शुरू की, आप डायरी में क्या लिखते हैं। लेकिन डायरी राइटिंग यही नहीं है। एडवांस स्टेज में प्रश्न जो उभर करके आएगा, अगर आप डायरी लिखते हैं तो दूसरी ओर ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट भी है, दूसरी ओर ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट भी है। तो डायरी लेखन की अपनी हॉबी और ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट के बीच आप कैसे कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेंगे, कैसे सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना करके चलेंगे, एक पहलू यही। दूसरा पहलू जो उभर करके सामने आता वह यह कि डायरी लेखन की आपकी हॉबी जो है प्रशासन में आपके लिए किस प्रकार मददगार साबित होगी। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो डायरी लिखता है तो उसके इंट्रोवर्ट होने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, क्योंकि डायरी लिखकर हम खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहिर्मुखी होते हैं, उनको खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत नहीं होती। खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत उनको होती है जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज यहां पर समझने की कोशिश करें कि जो डायरी लिखते हैं, जो डायरी लिखते हैं, 2 टेंडेंसी उनके अंदर मौजूद होगी। एक सेल्फ इवैल्यूएशन की टेंडेंसी उनके अंदर मौजूद होगी, आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति उनके अंदर मौजूद होगी। और दूसरी चीज अगर कहूं तो यह आत्म मूल्यांकन आत्म सुधार का मार्ग प्रशस्त करता हुआ आएगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मार्ग प्रशस्त करता हुआ आएगा। ये 2 चीजें अनिवार्यता वहां पर होगी। तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो कई बार हम लोग प्रश्न पूछते, क्योंकि आपने तो हॉबी को अपने तरीके से सेट किया है। किसी सीनियर ने कहा कि दे दो ना डायरी लिखना, कुल कितना प्रश्न ही बनेगा, 5-7 प्रश्न बनेगा, उसको तैयार कर लेना, डायरी लिखना हॉबी दे दो। तो पता चला मैं कभी पूछता हूं, अच्छा ये बतलाइए क्या किसी की डायरी आपने पढ़ी है, क्या किसी की डायरी आपने पढ़ी है? आपका जवाब आता नहीं, या पढ़ी है तो उस पर चर्चा शुरू होती। अगर जवाब आता नहीं तो फिर पूछता हूं, अच्छा ये बतलाइए अगर आपकी डायरी में पढ़ना चाहूं तो आप डायरी देंगे अपनी पढ़ने के लिए मुझे? नहीं, तो दोनों तरह के जवाब आ सकते। नहीं, मान लीजिए आपने जवाब दिया नहीं, तो एक डिफरेंट एंगल से आपको घेरने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने जवाब दिया हां, तो मैं कहूंगा कि डायरी में तो आप अपनी जिंदगी से संबंधित सारी सेक्रेट्स आपकी डायरी में मौजूद होगी। और अगर आप अपनी डायरी मुझे पढ़ने देते हैं तो उस स्थिति में आपके जिंदगी के जो सेक्रेट्स हैं उसकी जानकारी हम तक पहुंचेगी। और अगर वह जानकारी हम तक पहुंचती है तो मनुष्य की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि एक बार अगर उसने आपके कमजोर नस को पकड़ लिया, मुझे क्यों म्यूट कर दिया भाई, बोल दो मैं चुप हो जाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो अगर आपने कहा, जब मैंने कहा कि आपके लाइफ की जो सेक्रेसी है जो आपकी डायरी में है वह हम तक पहुंचेगी, और यह मनुष्य की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सामने वाले की कमजोर नस तक पहुंचना चाहता, कमजोर नस को पकड़ना चाहता, और जैसे ही वो कमजोर नस पकड़ाती है वह उसको दबाना शुरू कर देता। तो आप मुस्कुराते हुए कहते हैं सर उन सब चीजों को मैं अपनी डायरी में नहीं लिखता। नहीं, तो वहां दिखा रहे हैं आप चालाकी, वहां पर दिखा रहे हैं यह कहते हुए चालाकी कि उन सब चीजों को मैं अपनी डायरी में नहीं लिखता। लेकिन जो आपकी नजरों में चालाकी है वो मेरी नजरों में बेईमानी है, क्योंकि मेरी नजरों में एक डायरी लेखक में एक गुण अनिवार्यतः होने चाहिए।
और वह गुण क्या होना चाहिए कि एक डायरी लेखक को अनिवार्यतः अपनी अनुभूतियों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर एक डायरी लेखक अपनी अनुभूतियों के प्रति ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब है कि डायरी लिखने की जो उसकी कोशिश है वो मीनिंगलेस है। उस डायरी लेखन का कोई फायदा नहीं होने जा रहा। नहीं, कई बार जो है यहां पर भी सिचुएशनल चीजें हम लोग रख देते। कई बार रखते अच्छा ये बतलाइए तो कल क्या लिखा था, कल क्या लिखा था। नहीं, तो जब ये पूछता हूं कि कल क्या लिखा था, नहीं, तो वहां पर कई बार आपके चेहरे रिफ्लेक्ट करते हैं अब झूठ क्या बोले, लिखा तो बहुत दिन से नहीं है, बहुत दिन से लिखा नहीं है। नहीं, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन बतला जाता है कि ये जो डायरी राइटिंग की हॉबी आपने अडॉप्ट की है जस्ट मेंस के रिजल्ट आने के बाद 2, 4, 5, 10 दिन पहले आपने निर्णय लिया कि डायरी राइटिंग हम हॉबी के रूप में लिखेंगे। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट होता है और उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट का आपका रिएक्शन यह बतला जाता है कि आपकी वह हॉबी जेन्युइन है या आपकी वह हॉबी जो है वो आर्टिफिशियल है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें एक कंटेक्स्ट, प्लीज बीच में मैसेज ना करें। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जो बातें मैं बतलाना चाहता, जो आप हॉबी दे रहे हैं उस हॉबी को लेकर आप सामने वाले को जस्टिफाई करने की स्थिति में हो। आप में से कई लोग हैं जिनकी हॉबी पोएम राइटिंग होगी। जैसे शेखर का मैं रिकॉल कर रहा हूं, आज बायोडाटा एनालिसिस में कर रहा था तो शेखर ने अपनी जो हॉबी में लिखा था, शेखर ने क्रिएटिव राइटिंग अपनी हॉबी में दे रखा है। और अगर शेखर तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं शेखर से पूछना चाहूंगा कि शेखर, यह क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? और दूसरा प्रश्न मेरा शेखर से होगा कि क्या राइटिंग डिस्ट्रक्टिव भी होती है? 2 प्रश्न हैं शेखर से मेरे, बतलाइए शेखर। एक, क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, और दूसरा, क्या राइटिंग डिस्ट्रक्टिव भी होती है? हाँ, अच्छा ये बतलाइए। चलिए, ये तो आपने मतलब समझा दिया। क्या राइटिंग डिस्ट्रक्टिव हो सकता है? क्या? अब थोड़ा सा वो राइटिंग ही नहीं है, थोड़ा सा मैं रेफरेंस पॉइंट लूंगा। 1936 का ईयर, आप में से जिन लोगों का भी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, 1936 ईयर के वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में होता है। उस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करने की जिम्मेवारी प्रेमचंद को सौंपी जाती है। तो प्रेमचंद जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण जो शुरू किया था, प्रेमचंद जी ने जो अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू किया था, तो उन्होंने संस्था के नामकरण को लेकर अपनी ओर से आपत्ति दर्ज करवाई थी। और संस्था को लेकर अपनी ओर से आपत्ति दर्ज करवाते हुए प्रेमचंद जी ने कहा था कि लेखक तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, लेखक तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में मुझसे पूछें तो राइटिंग जो होती है अपने आप में क्रिएटिव होती है, राइटिंग डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो वो राइटिंग नहीं है। देखिए, ये इंटरप्रिटेशन की चीज है कि आप चीजों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और चीजों को इंटरप्रेट करते हुए जो है
आप उन चीजों को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर राइटिंग की बात करते हैं तो हमारे लिए एक ऑडियंस होता और अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को, अपने मूल्यों को, अपनी नैतिकता को, अपने सिद्धांतों को, अपने दर्शन को अगर हम उन तक पहुंचाना चाहते तो एक उसके पीछे पर्पस छुपा हुआ होता है। और अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि ये चीजें जब वहां तक पहुंचेगी तो उनके वेलबीइंग में मददगार होगी, उनके वेलफेयर में मददगार होगी। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग। तो कई लोग लिखते हैं कि सर मैं, हमारी हॉबी जो है वो पोएम राइटिंग है, कविता लिखना हमारी हॉबी नहीं। और किसी ने बतला दिया और पता चला कि 2-4 कविता याद करके जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता, पेपर और कलम बढ़ा देता हूं और मैं कहता हूं कि कविता लिखें। आपके पास समय है, 30 सेकंड का समय, 1 मिनट का समय लें और कविता आप पेन डाउन करें। और वो कविता जो होनी चाहिए, इन्हें की रट करके आए वही लिख दिए, वो आपका चेहरा बहुत कुछ बतला जाएगा कि वास्तव में सृजन हो रहा है या सृजन होने का भ्रम है। नहीं तो कई बार वो कलम नहीं चला पाते। तो हम लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ये बतलाइए, आप तो कह रहे थे कि आपकी कविता लिखना आपकी हॉबी है, लेकिन यहां तो कविता आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो अगर कविता लेखन आपकी हॉबी नहीं है तो उसके बाद आपको लगेगा कि हम धरा गए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बतला जाएगा और आप बाएं दाएं करना शुरू करेंगे। और अगर रियल सेंस में कविता लिखना एक हॉबी है तो उस स्थिति में आपके पास मौका है सर्वेश्वर की पंक्तियों को गुनगुना दें। लिपटा रजाई में धर तकिए पर कविता की कॉपी, लिपटा रजाई में धर तकिए पर कविता की कॉपी, ठंड से आकरी अंगुलियों से कलम पकड़ जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं भाव कम वक्त जगा नहीं। हाथ कुछ लगा नहीं, भाव कम वक्त जगा नहीं। हमें यह नहीं देखना है कि आप कविता लिख रहे हैं या नहीं, हमें यह देखना है कि अगर कविता लिखना आपकी हॉबी है तो कविता लेखन की प्रक्रिया से आप वाकिफ हैं या नहीं। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो जस्टिफाई करने की स्थिति में हैं, अगर आप कविता नहीं लिख रहे हैं तब भी आपको जस्टिफाई करने की स्थिति में होना चाहिए। क्योंकि एक लेखक लेखन की प्रक्रिया से अनिवार्यतः वाकिफ होगा, और एक लेखक अगर लेखन की प्रक्रिया से वाकिफ होगा तो आंसू कवि और कवि में फर्क होता है, वह इस फर्क को समझेगा। जो आंसू कवि होता है, कभी भी आप कागज कलम पकड़ा दीजिए उसको, वो लिखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो आंसू कवि नहीं होता, वो कभी भी कलम पकड़ा देंगे वो लिखना शुरू नहीं कर देगा। लिखने की एक मन स्थिति होती है, वो लिखने की कोशिश नहीं करता, वह खुद ब खुद लिखा जाता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, रात में सोने के लिए गए और अचानक से आइडिया आया, उठते हैं, लाइट ऑन करते हैं, रूममेट जो है गालियां दे रहा है, कोई बात नहीं है सुन लो थोड़ी गालियां। पता चला कि कॉपी लेकर के बैठे 2-2, 3-3, 4-4 जो है कविताएं जो है पेन डाउन हो गई आधे घंटे पौन घंटे में। और कई बार ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होते हैं कि लगता है वो कविता लिखे जमाना हो गया, कुछ लिखा जाए। पता चला घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठे हुए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5वीं पंक्ति वहां पर नहीं निकल पाती है। तो अगर कविता लिखना आपकी हॉबी है तो आप इस प्रक्रिया से निश्चित तौर पर वाकिफ होंगे। ठीक उसी प्रकार आप में से कई लोग कुकिंग हॉबी देते, कुकिंग हॉबी देते, और आपको लगता है कि कुकिंग हॉबी देख रहे हैं तो वहां तो मैक्सिमम मेल मेंबर होंगे, कुकिंग के बारे में उनको कितना पता होगा। आपको यह नहीं पता है कि वो जिस सोसाइटी से आते, वो जिस एज ग्रुप से आते हैं, उनकी रुचियां, उनके स्वाद परिष्कृत हैं, और उनकी पर्सनालिटी जो होती है वर्साटाइल होती है। कोई जरूरी नहीं है
हो सकता है कोई अच्छा कुक नहीं हो सकता है कोई अपने बीपीएससी पास नहीं कर पाया हो, लेकिन वह ट्रेनर के रूप में वो बहुत अच्छा साबित हो। और हो सकता है कोई क्वालिफाई कर गया हो, उसके बावजूद जब ट्रेन अप करने की बात आती है तो वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो। तो इस बात को यहां पर समझें, कुकिंग हॉबी दे देने का मतलब, कई बार हम लोग प्रश्न पूछते, अच्छा यह बतलाइए कि आज शाम में हम लोग 5 आदमी हैं, आपके यहां डिनर पर आ रहे हैं, क्या खिलाएंगे आप? तो जब यह प्रश्न आपके पास जाता है तो एक बात सोच करके देखिए ना, भात दाल चोखा और पनीर और पुलाव ये खाने के लिए आपके यहां जाकर के क्या करेगा? वो तो कहीं भी मिल जाएगा। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि रियली कुकिंग आपकी हॉबी है, और रियली कुकिंग आपकी हॉबी होगी तो कुछ स्पेशल डिश जरूर आपने प्रिपेयर किया होगा, कुछ स्पेशल मेनू आपका जरूर होगा। वो स्पेशल मेनू आ रहा है या नहीं? ठीक है, आप पूछते हैं सर क्या खाइएगा, जो खाइएगा वो खिलाएंगे। हम कहेंगे नहीं, हमें अपना इंटरेस्ट नहीं बताना, आप जो खिलाइएगा खा लेंगे। नहीं तो उस स्पेशल डिश, वो आपका स्पेशल मेनू क्या है, स्पेशल डिश क्या है, यह जानने में हमारी रुचि है। यह जानने में रुचि है कि कुकिंग का जो आपका मतलब डिश का जो मेन्यू है, डिश के मेन्यू में एक कॉम्बिनेशन और एक बैलेंस मेंटेन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार उससे इतर हट करके आपसे पूछता कि अच्छा ये बतलाइए कि एक अच्छे कुक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आप में से कई लोगों ने कम से कम 7-8 बायोडाटा से आज मैं गुजरा हूं, उनमें मेरे ख्याल से 2, 3 या 4 लोगों के कुकिंग हॉबी है, और आप में से कई लोगों ने कुकिंग हॉबी दी होगी। तब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे यह बतलाइए कि एक कुक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से गुण आप में होंगे तो आप एक अच्छे कुक बन सकते हैं, और अगर वह गुण नहीं है तो आप अच्छे कुक नहीं बन सकते। कोई जवाब देंगे? क्या? पैसेंस। अच्छा, और कुछ? हाँ बतलाइए। निखिल, तुम भी अच्छा बनाते हो मुर्गा? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। हमेशा ध्यान रखें, एक बात समझें, आपके पूरे के पूरे इंटरव्यू में ना एक मौका आपको मिलता है जिसके दौरान आप 90 को 120 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा मौका अनिवार्यता है एक बार इंटरव्यू में आएगा, अगर लकी हैं तो 2 बार भी ऐसा मौका आ सकता। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप उस मौके को भुना पाने की स्थिति में हैं या नहीं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता कि वो जो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच रही है, आप उसको इनकैश करवाने की स्थिति में हैं या नहीं, कैपिटलाइज करवाने की स्थिति में हैं या नहीं। आप में से जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दिया होगा, गौर कीजिएगा, कई बार आपसे प्रश्न बोर्ड मेंबर पूछते हैं, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आप देखेंगे कि उनके चेहरे के भाव बतला रहे हैं, वो जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा। और जब तक आप सारी चीज दुनिया की बतला दें, लेकिन जब तक वो जो ढूंढ रहे हैं वह नहीं मिलेगा, आप विश्वास करें तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और तब तक वो 90 जो है 120 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 90 को 120 में कन्वर्ट करना है। पहले भी मैंने कहा था, यह इंटरव्यू कुछ नहीं है, प्रश्न और माध्यम से होने वाली आपसी बातचीत है। आपके
आंसर के जरिए वो आपको समझने की कोशिश करते, आपको जज करने की कोशिश करते, और आपको उनके प्रश्नों के जरिए यह समझना है कि वो आपसे क्या सुनना चाहते। और कई बार देखेंगे वो जो सुनना चाहते, जैसे आप वहीं पर रिप्लाई करते हैं, मतलब वेरी गुड, एक्सेलेंट, इस तरह के उनके कमेंट आते हैं। एक कुक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंस की जरूरत नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेंस टेम्परामेंट की जरूरत नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूट्रिशन वैल्यू की जरूरत नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि एक अच्छे कुक के लिए क्लीनलीनेस की जरूरत नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कुक में किसी एक क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना हो तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा इनोवेशन। उसको एक कुक को प्रयोगधर्मी होना चाहिए। जब तक कुक प्रयोगधर्मी नहीं होगा, अपने कुक धर्म के प्रति का निर्वाह कर पाने में वह असमर्थ होगा। यह प्रयोगधर्मिता है, यह प्रयोगधर्मिता है, और यह प्रयोगधर्मिता जो है वो नए नए डिश के क्रिएशन की ओर आपको ले जाती। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यह प्रयोगधर्मिता आपकी पर्सनालिटी के एक अन्य पहलू की दिशा में भी संकेत करती। इस प्रयोगधर्मिता का संबंध जो है वो आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से जाकर के जुड़ता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से जाकर के जुड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इसी प्रश्न को एक डिफरेंट तरीके से जो है पूछा जा सकता, वह यह कि आपकी यह हॉबी जो है, कुकिंग की हॉबी जो है, एक प्रशासक के रूप में आपके लिए कहां तक मददगार हो सकती। नहीं, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके आसपास जो परिवेश है, उस परिवेश में आपको इस हॉबी के कारण अन्य की तुलना में कुछ एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है, कितने तरीके से प्रश्नों के जरिए आपको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, और प्रश्नों के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी के विविध पहलुओं को उद्घाटित करने की कोशिश की जा रही है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर एक अच्छे कुक आप हैं तो प्रयोगधर्मिता, आगे मूव करें पेशेंस, आगे मूव करें। तीसरी बात अगर मैं कहूं तो रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नहीं, आगे के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो आप अगर जाकर के आप लोग मानेंगे नहीं, बार बार मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि यह काम की चीज नहीं है तो आप लीव करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से लीव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम ऐसा काम ना करें जो इरिटेट करता हो। ऐसा काम ना करें। आप देख रहे हैं 1 by 1 डिफरेंट हॉबी की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। सारी हॉबी मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन इतना सेंस तो आप में प्रिवेल करना चाहिए कि जिस तरह एक हॉबी में प्रश्न को एक्सप्लोर किया जा रहा है, उस तरीके से अगर हम वहां नहीं भी पहुंचे हैं तो दूसरी हॉबी में आप प्रश्न को एक्सप्लोर कर सकते। और मतलब कई बार मुझे लगता है तालमेल बिठा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए आपके साथ। मतलब मैं कहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैसेज कुछ आप ट्वीट कर रहे, कल से मैं ब्लॉक ही करवा दूंगा मैसेज ऑप्शन को, तब आपको परेशानी होगी, इंटरेक्ट कर पाने में परेशानियां आपको आएंगी। तो इतना पेशेंस तो रखें। और अगर इतना पेशेंस नहीं रख सकते तो अब आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बाजार मूल्य आपका ज्यादा होगा। लड़की वालों की नजरों में ही आपका बाजार मूल्य ज्यादा नहीं होगा, कोचिंग वालों की नजरों में भी आपका बाजार मूल्य ज्यादा होगा। बहुत लोग बैठे हुए होंगे इस चीज को भुनाने के लिए, प्रतीक्षा होगी आपके रिजल्ट के, आप वहां जा सकते हैं।
आपके पास विकल्प है। क्यों मेरे जैसे खरूस आदमी के साथ पड़े हुए हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं? खामखा अपना भी टेम्परामेंट लूज करते हैं, मेरा भी लूज करवाते हैं। बहुत विकल्प हैं, देखते हैं आज के डेट में एक से एक दावे के साथ आ रहे हैं कोचिंग वाले। प्लीज मुझे बढ़ने दें, ठीक है, मुझे बढ़ने दें। 1-to-1 रेस्पॉन्ड करने की बात होगी तो उसके लिए हमारा पर्सनल बायोडाटा सेशन है। 1-to-1 रेस्पॉन्ड करने के लिए पर्सनल बायोडाटा सेशन है। यहां जहां तक पॉसिबल होगा मैं मूव करूंगा और अपने तरीके से हर हॉबी से कुछ ना कुछ मैं छूने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरी पहुंच हो सकती, सब तक तो मेरी पहुंच नहीं हो सकती। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, अपने नर्व पर भी कंट्रोल रखें, मुझे भी अपने नर्व पर कंट्रोल रखने में मेरी भी मदद करें, क्योंकि मेरा अपने नर्व पर कंट्रोल होगा तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर मैं ही कंट्रोल लूज कर गया तब नहीं कर पाऊंगा मदद। तो मैं ये चीज कह रहा था, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, कुकिंग एक ऐसी हॉबी है ना, जो आपका अगर रिलेशन फॉर्मल भी है, आपका यह रिलेशन जो है फॉर्मल भी है, तो उस रिलेशन के इनफॉर्मलाइजेशन में कुकिंग जैसी हॉबी जो है अहम रोल प्ले करती हुई आती है। और एक बात मैंने कहा कि जितने अच्छे प्रशासक हैं, जितने अच्छे प्रशासक हैं, पब्लिक के बीच जिनका गुडविल अच्छा है, जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, आप अगर देखें आर्टिस्टिक एक्टिविटी में उनकी रुचि होगी और वह आर्टिस्टिक एक्टिविटी जो है वह अनौपचारिक रूप से वहां के समाज से जुड़ने में सहायक बनकर के आती। म्यूजिक में उनकी रुचि हो सकती है, लिटरेरी एक्टिविटी में उनकी रुचि हो सकती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनकी रुचि हो सकती है। और वह रुचि जो है कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल चैनल को डेवलप करने में सहायक बनकर आती है, और वह इनफॉर्मल चैनल जो है एक प्रशासक के रूप में उनके इफेक्टिवनेस को बढ़ाता हुआ आता है। यह सारी की सारी चीजें आप खुद सोच करके देखें। आप में से जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए, या आप में से जिस किसी ने हॉबी में टीचिंग डाली है, बच्चों को पढ़ाना आपकी आपने हॉबी में डाली है, आप खुद सोच करके देखें, अगर वाकई आप अपनी यह आपकी हॉबी है और आप इसके प्रति ईमानदार हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कल के डेट में एसडीएम के रूप में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, कल के डेट में आरडीओ के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है, तो एजुकेशनल एक्टिविटी में आप विशेष रूप से रुचि लेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या आपका स्पेशल अटेंशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा? आपका स्पेशल अटेंशन जो है उन शिक्षकों को मिलेगा जो आपके एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में अच्छा काम कर रहे हैं? आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आप उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, आप उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप बच्चों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और करना क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के आपके क्या सूत्र हैं मैं नहीं जानता। मैं एक चीज जानता हूं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप अगर इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना चाहते तो उसका सामान्य सा तरीका है औचक निरीक्षण। बिना प्लान किए जब मौका मिलता है, जहां पर मौका मिलता है, एक विजिट दे मारे। 10 दिन ऐसा विजिट होगा, 11वें दिन से हड़कंप मच जाएगा। जिस स्कूल में टीचर 10 में 2 आते हैं उसमें 10 में 10 प्रेजेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैसेज ये जाएगा कि पता नहीं एसडीओ साहब कब कहां पर पहुंच जाए। ऐसा होगा या नहीं होगा? जब आप वहां पर जाकर के एक दिन, ज्यादा कुछ नहीं, 5 दिन 5 स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें तो वहां के एजुकेशनल इन्वायरमेंट में सुधार को इंश्योर करने में अहम भूमिका हो सकती है आपकी। यह इसी के कारण तो संभव होगा।
अगर आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है, अगर आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है, तो उसी स्थिति में आपका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने में आप अहम भूमिका निभाएंगे, स्पेशल इंटरेस्ट लेंगे, तो खेल कूद का एक वातावरण डेवलप करेगा, वहां खेल कूद की संस्कृति वहां डेवलप करेगी। अगर आपकी रुचि आर्ट, लिटरेचर और कल्चरल एक्टिविटी में है, तो आप उसमें रुचि प्रदर्शित करेंगे, उससे जुड़े लोगों से जुड़ेंगे, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रशासक के रूप में, चाहे डीएम के रूप में, चाहे आप चले जाएं एसडीएम के रूप में, चाहे आप आरडीओ के रूप में चले जाएं, ये आपकी हॉबी है, ये आपकी हॉबी है जो एक इनफॉर्मल चैनल क्रिएट करती हुई आती है। ये आपकी हॉबी है जो स्थानीय स्तर पर एक गुडविल को डेवलप करती है, जो गुडविल एक मतलब इफेक्टिव प्रशासन को सुनिश्चित करने में आपके लिए मददगार साबित होता। यह हुआ है हॉबी है जिसके जरिए आप अपना रेपुटेशन क्रिएट करते हैं लोगों के बीच, जिसके जरिए आप अपना रेपुटेशन क्रिएट करते हैं आप अपने ऑफिस के अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, जिसके जरिए आप अपना रेपुटेशन क्रिएट करते हैं आप अपने सीनियर अथॉरिटी के बीच। कभी भी यह मत सोचें सेंसिटिविटी को शो करके, कभी भी आप यह नहीं सोचें कि प्रेशर बिल्डअप करके आप आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे आप वो काम करवा लेंगे जो काम आप करवाना चाहते हैं। इन सब के अलावा आपको एक बेटर चेक एंड बैलेंसेज को डेवलप करना होगा। आपको यह इंश्योर करना होगा जनता के लिए अपनी एफेबिलिटी को, आपको यह इंश्योर करना होगा कि जनता खुद आप तक पहुंच सके, जनता अपनी शिकायतों को लेकर के आप तक पहुंच सके। जब यह स्पेस क्रिएट करेंगे तब उनके अंदर एक भय सृजित होगा कि अगर इधर उधर किया तो डायरेक्ट एसडीओ साहब के यहां पहुंच जाएगा, डायरेक्ट बीडीओ साहब के यहां पहुंच जाएगा, डायरेक्ट डीएम साहब के यहां पहुंच जाएगा और उस स्थिति में हमारी भद पिटेगी। तो मेरे कहने का मतलब है यह हॉबी औपचारिकता नहीं है, यह हॉबी औपचारिकता नहीं है, यह हॉबी माध्यम है। जैसे कई लोग जो हैं सिंगिंग हॉबी देते, म्यूजिक लिखते या सिंगिंग लिखते नहीं, या लिसनिंग म्यूजिक हॉबी देते नहीं। तो कई बार उनसे पूछा जाता कि भाई क्यों सुनते हो, कब से सुनते हो, किस तरह के गाने सुनते हो, तुम्हारे प्रिय गायक कौन हैं, तुम्हारे प्रिय गायक कौन हैं। ठीक है, अब प्रिय गायक जो बतलाएंगे आप, कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कुमार सानू के एक मतलब बायोडाटा पर मेरी नजर पड़ी, उसमें लिखा हुआ था कुमार सानू और अरिजीत सिंह के गीत सुनना। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। फिर मैं यहां पर कहता ये अच्छी चीज है। हॉबी में जो आप लिखते हैं ना, तो एक होता है वाइडर एरिया को ओपन करके आपने छोड़ दिया, ये चीज नहीं होना चाहिए। हॉबी में स्पेसिफिक रहें, स्पेसिफिक अगर हॉबी को इंडिकेट करते हुए रहेंगे, हिंदी उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ना यह हॉबी नहीं। स्पेसिफिक अगर रहेंगे, एरिया अगर छोटा रहेगा, तो उस स्थिति में आपके लिए तैयार करना और आपके लिए स्पेशलाइजेशन को हासिल करना भी आसान होगा। तो जब आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं तो इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि अरिजीत सिंह ने कब से गाना शुरू किया, पहला गाना कौन गाया था और हाल में अभी कौन सा गाना गाया है, उस गाने को किसने लिखा है, म्यूजिक किसने दिया है, इतनी तो उम्मीद की जाती है आपसे जानने की। अगर अरिजीत सिंह के आप इतने बड़े फैन हैं, अगर आप कुमार सानू के इतने बड़े फैन हैं, तो इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। और यह बतलाइए कि अगर आप कुमार सानू को सुनते, अगर आप अरिजीत सिंह को सुनते, तो 1990 में जो मेलोडियस सॉन्ग्स का पूरा फेज चला है, तो उन गानों को क्यों नहीं सुनते, यह भी पूछा जा सकता है। मेलोडियस गाने का जो वो फेज चला है, यह तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुमार सानू जो हैं उदित नारायण से कैसे अलग हैं, यह तो पूछा जा सकता है आपसे। कुमार सानू जो है
अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो किशोरदा की नकल करते हैं। किशोरदा के काफी गाने भी उन्होंने गाए हैं। तो किशोरदा और कुमार सानू में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेज हैं, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है, इसकी तो उम्मीद आपसे की जा सकती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गाना सुनना आपकी हॉबी है तो कम से कम वहीं पर इतने एंगल से उस हॉबी को अप्रोच करने की कोशिश करें कि वहां पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में हो। और यह कभी मत सोचिएगा, यह कभी मत मानकर, क्योंकि हमेशा बार बार मैं कहता अपने को समझदार समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सामने वाले को गधा समझने लगते हैं तब दिक्कत है। मैं सही हूं इसकी गुंजाइश बन सकती है, लेकिन जैसे ही मैं सही हूं का भाव मैं ही सही हूं के भाव में तब्दील होता हुआ आता तो फिर वह प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, फिर वह प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगेन अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, कई लोग जो है क्रिकेट हॉबी के रूप में देते हैं। कई लोग कहते हैं वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो अगर यह आपकी हॉबी है तो उस स्थिति में यहां पर वाइडर एरिया हो सकते। एक तो आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि क्रिकेट की जो तकनीकी शब्दावलियां हैं उन तकनीकी शब्दावलियों से आपको परिचित होना चाहिए, यह एक्सपेक्टेड है। वहां पर अगर आप सॉरी बोलेंगे तो उस सॉरी के लिए स्पेस नहीं है। और आज जबकि मतलब स्मार्टफोन का जो है दौर है, ऐसे समय में अगर क्रिकेट खेलना हॉबी है तो केवल वही मैच आप नहीं देखते होंगे जो कि आज चल रहा है, जो लाइव चल रहा है। 1983 के मैच के भी जो वीडियो क्लिपिंग होंगे उन पर भी आपकी नजर पड़नी चाहिए, ये हम उम्मीद करते। 1979 के भी जो मैचेज के वीडियो क्लिपिंग होंगे वहां पर भी आपकी नजर पड़नी चाहिए। बातें समझ रहे हैं या नहीं? एरिया काफी हुआ वाइडर हो जाता। तो एक तो तकनीकी शब्दावलियां, दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने जो ये हॉबी दी वॉचिंग क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट, तो कई बार आप देखेंगे यहां से हम प्रश्न क्रिएट करते, अच्छा ये बतलाओ कि आईपीएल ने क्रिकेट को किन रूपों में प्रभावित किया है? इंडियन क्रिकेट को किन रूपों में प्रभावित किया? कई बार प्रश्न पूछूंगा कि अच्छा यह बतलाइए कि T20 का जो दौर आया है, T20 के दौर ने जो है वह वनडे को किन रूपों में प्रभावित किया है, टेस्ट क्रिकेट को किन रूपों में प्रभावित किया है, और क्रिकेटर्स के माइंडसेट को किन रूपों में प्रभावित किया है, उसके कारण गेम के नेचर में किस प्रकार के चेंजेज आए। यह मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वॉचिंग क्रिकेट आपकी हॉबी है, प्लेइंग क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो होने वाले डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, उनकी ओर से आंखें बंद करके नहीं रखते होंगे। और अगर आंखें बंद करके रखते हैं तब मैं आपको इंश्योर करता हूं यह आपकी हॉबी नहीं है, आपने इस चीज को कैजुअली लिया है। तो मेरे कहने का मतलब हॉबी के कॉलम में जो भर रहे हैं, तो इंटरव्यू के पर्पज से जो हॉबी में आपने मेंशन कर रखा है उस हॉबी के लिए अपने आप को तैयार रखें। उस हॉबी के लिए अपने आप को तैयार रखें। इस चीज को रुक करके समझने की बात। अब देखें आपकी हॉबी क्या है। कई लोग देते हैं टॉकिंग विथ एल्डर्स, टॉकिंग विथ चिल्ड्रेन। नहीं, तो जब ये हॉबी आती है तो सबसे पहले मैं उनको जो है अनकंफर्ट में ले जाने की कोशिश करता हूं। और पहला प्रश्न मेरा उनसे होता है, भाई ये कैसी हॉबी है? बुजुर्गों से बातें करना और बच्चों से बातें करना, मतलब यह कि आपके जो हम उम्र हैं उनको छोड़ करके आप सबसे बातें करते।
नहीं। और अपने हम उम्र के साथ बात करने में आप इसलिए खुद को कंफर्ट नहीं फील करते, कंफर्टेबल आप फील नहीं करते, क्योंकि हम उम्रों से आपको स्टिफ चैलेंजेज मिलते हैं, चुनौतियां हम उम्रों से मिलती है ना, प्रतिस्पर्धा हम उम्रों से होती है ना, बच्चों से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बुजुर्गों से प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो अगला प्रश्न हमारा होता है, ये तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लक्षण है, नहीं? तो वहां पर हम देखते हैं आप कैसे डिफेंड करने की कोशिश करते। फिर मैं पूछता हूं, अच्छा ये बतलाइए, मान लीजिए आप पटना में बाहर से आए हैं कहीं से, नहीं, तो आपसे यह पूछा जाए कि अच्छा ये बतलाइए कि पिछले 24 घंटे में कितने नए बच्चों से आप मिले, उनसे क्या बात हुई, क्या आपने चेंज महसूस किया, आपका जहां घर है वहां के बच्चों और पटना के बच्चों में क्या उनके माइंडसेट, उनकी सोच, उनके व्यवहार, इनमें कोई क्या किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई पड़ता है क्या? और अगर वह परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो वह परिवर्तन किस प्रकार का दिखाई पड़ता? आप सोच करके देखें कि लगातार ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अनकंफर्ट जोन में ले जाएंगे, जिसके जरिए हम ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये आपकी हॉबी है या बस औपचारिकता के लिए आपने ये हॉबी डाल दी है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े तो कई बार यह प्रश्न पूछ, अच्छा ये बतलाइए ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों को कैसे प्रभावित किया है? या बुजुर्गों से बातें करना है तो ग्लोबलाइजेशन ने बुजुर्गों को कैसे प्रभावित किया है? पटना में बुजुर्गों का जो माइंडसेट है और एक सुदूर गांव के बुजुर्गों का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट में आप क्या अंतर महसूस करते? कई बार कहूंगा, प्रेमचंद की पंक्ति है ना बूढ़ी काकी की, कि बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है, कहूंगा एक्सप्लेन करें। विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पता चला ये पंक्ति आपके सामने रख दी और कहूंगा इसको एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब है? क्योंकि बच्चों से अगर बातें करते हैं तो ये आपकी हॉबी है, ये आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वहां पर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वहां पर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और आपके ऑब्जर्वेशन का रिफ्लेक्शन जो है वो आपके आंसर में होना चाहिए। अगर आप टीचिंग आपकी हॉबी है, अगर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, कुछ पॉपुलर फ्रेज आपके सामने रख दूंगा, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड जस्ट एक्सप्लेन। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड जस्ट एक्सप्लेन। कई बार ऐसे सिचुएशन आपको आपके सामने रख दिए जाएंगे जिस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। टीचर स्टूडेंट संबंधों में जो बदलाव आ रहे हैं और पूंजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृति का जो दबाव वहां पर दिखाई पड़ रहा है और उस दबाव के कारण जो है मूल्य और नैतिकता का जो व्यापक सामाजिक क्षरण हो रहा, वह टीचर स्टूडेंट संबंध को किन रूपों में प्रभावित कर रहा है? प्रश्न वहां से उठा करके पूछे जा सकते। प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप जाकर के देखें एक वाइडर पर्सपेक्टिव में, तो आप ये देखेंगे कि सेक्स एजुकेशन पर अक्सर चर्चा होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए? क्योंकि अगर एब्यूजेज को रोकना है तो उसके लिए सेक्स एजुकेशन मस्ट है। पहले प्रेम से आपसे हां बुलवाया जाएगा, तो अगला प्रश्न उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अच्छा यह बतलाइए किस उम्र के बच्चों से सेक्स एजुकेशन की शुरुआत करनी चाहिए? सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था कौन करे? मेल, फीमेल, टीचर या स्पेशलिस्ट? ये डिफरेंट डायमेंशन। तो आप थोड़ा सा बैलेंस बनने की कोशिश करेंगे कि सर 8 से 9 से 8वीं के आसपास जब बच्चा होता है 8वीं 9वीं कक्षा में, तब से उसको सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चाइल्ड सेक्स एब्यूज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। जिस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं
जो सुभेद्य हैं, जिनको एब्यूजेज का शिकार होना पड़ता, वे बच्चे नहीं है, क्लास 8 क्लास 9 के बच्चे नहीं है। वो जो बच्चे आपको हैं 5 साल 6 साल 7 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, जो इसके शिकार होते हैं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आप बच्चों से बात करना आपकी हॉबी है तो चाइल्ड मनोविज्ञान की एक बेहतर समझ आप में होनी चाहिए। अगर बुजुर्गों से बात करने की हॉबी है तो बुजुर्गों का जो मनोविज्ञान है उसकी समझ आप में होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान पर, ऐसी स्थिति में बाल मनोविज्ञान पर जो आधारित फिल्में हैं, मतलब उधर भी जाया जा सकता, बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो साहित्य है उसकी तरफ भी जाया जा सकता। ऐसी स्थिति में एल्डर्स के प्रॉब्लम को लेकर के जिस साहित्य की रचना हुई है, एल्डर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के जो है वो जिस तरह की मूवी बनाई गई है, वो वहां भी चीजें मूव कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार आप जो है, आप में से कई लोग मूवी देखना हॉबी लिखते कि मूवी देखना आपकी हॉबी, तो फिर वहां से प्रश्न बन सकता है किस प्रकार की मूवी आप देखते हैं। कोई भी मूवी देख लेते, या कोई स्पेसिफिक टाइप की मूवी है जिसको आप प्रीफर करते? नहीं, आपकी पसंदीदा मूवी के बारे में पूछा जा सकता। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित जो विवाद है, उस विवाद से उठा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। बॉलीवुड की दुनिया में आपको ले जाया जा सकता है। अगेन अगर आप मूव करें तो आपसे यह पूछा जा सकता कि जो व्यावसायिक सिनेमा है और जो समानांतर सिनेमा है, जिसको कला सिनेमा कहते, दोनों के बीच क्या फर्क है। आपसे यह पूछा जा सकता कि अगर रिसेंट ट्रेंड देखें तो पीरियडिकल मूवी जो है, पीरियडिकल मूवी बनने की परिपाटी तेज हुई है, ऐसा क्यों हुआ है। आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते कि अच्छा यह बतलाइए कि लगातार आजकल जो मूवी बन रही है, उस मूवी में देखा जा रहा है इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही। लगातार हर मूवी को लेकर के कुछ न कुछ विवाद उभर करके सामने आता। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये तमाम संदर्भ हैं जिन संदर्भों से लिंकअप करके देखा जाना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता, आज मुगले आजम जैसी मूवी क्यों नहीं बनती, आज 3 बीघा जमीन जैसी मूवी क्यों नहीं बनती, आज प्यासा जैसी मूवी क्यों नहीं बनती। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं। आपसे यह पूछा जा सकता, इंडियन सिनेमा का जो ट्रेंड है, इंडियन सिनेमा के बदलते हुए ट्रेंड के बारे में बतलाइए। आपसे यह पूछा जा सकता है, साउथ इंडियन मूवी जो है बॉलीवुड मूवी को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड की मूवी को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अगर आप भोजपुरी क्षेत्र से हैं तो भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गाने को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, भोजपुरी साहित्य को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जितना लाइटली आप हॉबी को लेते, जितना लाइटली आप इंटरेस्ट को लेते, और जितना लाइटली आप इसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते, उतना लाइटली ये लिए जाने की चीज नहीं है। और अगर आप इसको लाइटली लेने की कोशिश करेंगे तो इसको लाइटली लेने की अपनी कीमत होगी। तो एक मोटा मोटी एक आइडिया मैंने अपने दायरे में रहते हुए, कई लोग होते हैं जैसे किचन गार्डनिंग की बात होती है, जैसे आप देखेंगे लॉकडाउन के पीरियड में मेरे ख्याल से उसके लिए टर्म शायद रूफ फार्मिंग यूज होता है, कि स्कूल की छत पर जो है, ठेठ देसी में कहूँ तो वो अलान डाल करके जो है, अलान डाल करके और उसके बाद सब्जी वगैरह की जो खेती शुरू की गई, उसके कंटेक्स हो सकते हैं। ठीक है,
जब किचन गार्डनिंग की बात आएंगे, गार्डनिंग आपकी हॉबी की बात होगी, तो कई बार आप देखते हैं वहां पर कई बार डीप रूटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग अगर आप देखें तो हाई प्रोफाइल क्लास जो है उसकी भी गार्डनिंग आज के डेट में हॉबी है। ठीक है, गार्डनिंग के लिए जगह हो ना हो, टेरेस में वो जगह जरूर क्रिएट कर लेते हैं, बालकोनी में जगह जरूर क्रिएट कर लेते हैं, नहीं कुछ जो रेलिंग है वहां पर 10 गमला में फूल लगा करके वो जरूर रख लेते। तो वहां से कई बार प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएंगे कि कई बार जो है आप अगर देखें गमले की मिट्टी में चींटी लग गई है और वो पेड़ सूख रहा है, पौधा सूख रहा है, क्या करेंगे? कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि अच्छा ये बतलाइए, खाना बनाना अगर आपकी हॉबी है तो नमक ज्यादा पड़ गया, क्या करेंगे? पानी नहीं मिलाना है, व्हाट विल यू डू? कई बार पूछा जा सकता सब्जी में तेल ज्यादा पड़ चुका है, क्या करेंगे? वाली जो सब्जी होगी तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे? वेरियस सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने डाले जा सकते हैं। और किसी एक आदमी के बस में नहीं है कि सारी हॉबी तैयार कर सके। हर आदमी का कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रहते हुए हम वहां पर सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए पर्सनल बायोडाटा सेशन जो होता है, पर्सनल बायोडाटा सेशन जो है वह इफेक्टिव हो, और पर्सनल बायोडाटा सेक्शन जो है वह इफेक्टिवली वैल्यू एडिशन में समर्थ हो। इसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि वो पर्सनल बायोडाटा सेशन जो है वह इंटरैक्टिव हो, आप रेस्पॉन्सिव हो। आप जितने रेस्पॉन्सिव होंगे पर्सनल बायोडाटा सेशन जो है वह उतना इनरिच्ड होगा। क्लियर? तो अब इस चर्चा को मैं यहीं पर रोकूंगा, 1 से 2 मिनट का समय लूंगा, फिर